नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 है हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा के गद्य पाठ दोपहर का भोजन, जिसका कुछ भाग हम पढ़ चुके हैं और अंतिम और शेष जो बचा हुआ भाग है वह आज पढ़ेंगे। अमरकांत की लिखी हुई कहानी दोपहर का भोजन बहुत ही मार्मिक, मर्मस्पर्शी और एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, जिसमें पूरे घर में गरीबी पसरी हुई है। हर सदस्य चिंता और दुख में डूबा हुआ है, लेकिन सिद्धेश्वरी का व्यवहार सबके प्रति ऐसा होता है, इतनी संस्कारशील, इतनी धैर्यवान महिला है कि सभी से एक दूसरे के बारे में इस तरह से बातचीत करती है कि किसी को किसी भी तरह का दुख महसूस न हो, सभी सामान्य और शांत रहें, और इस प्रयास में वह काफ़ी हद तक सफल भी हो रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। 2 रोटियां, कटोरा भर दाल तथा चने की तली तरकारी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह चुभला चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद भी घर आ चुके थे। वे थे सिद्धेश्वरी के पति, इस घर के स्वामी, रामचंद्र, मोहन और प्रमोद के पिता। उनके सामने भी वही थाली परसी गई, जिसमें 2 रोटियां, कटोरा भर दाल और चने की तली हुई तरकारी। मुंशी जी पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे और रोटी के एक एक ग्रास को, मतलब रोटी का एक एक टुकड़ा तोड़कर इस तरह से चुभला रहे थे, चबा रहे थे, मुँह ही मुँह में घुमा करके, जैसे बैठी गाय, जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। जैसे कोई बूढ़ी गाय होती है, वह बैठ करके बड़ी ही निश्चिंतता से और आनंद में मग्न होकर के मुंह में जो भी घास या रोटी जो भी उसका टुकड़ा होता है उसके मुंह में वह उसे घुमाती रहती है। आपने देखा होगा गायों को, भैंसों को कि जुगाली करती है और मुंह में बाहर झाग भी आते रहते हैं, घिरते रहते हैं। तो इसी तरह से मुंशी जी भी उस रोटी के टुकड़े को मुंह में घुमा घुमा कर खा रहे थे, चुभला चुभला कर चबा रहे थे। जैसे कोई बहुत बूढ़ा व्यक्ति होता है जिसके दांत पूरे चलते नहीं हैं, दांत की धार कम हो जाती है और बुढ़ापे में खाया नहीं जाता, इस तरह से। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे। वे थे तो 45 साल के, लेकिन गरीबी, अभावों, दुख और चिंता ने उन्हें बुढ़ा दिया था और वे 50-55 साल के लगते थे। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था, गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था। न तो उन्हें पोषक आहार मिलता था, न संतुलित आहार मिलता था, तो पोषण की कमी थी। पोषण की सब घर के सभी सदस्यों में कमी थी। छोटा बच्चा जो प्रमोद, जिसे हमने पलंग पे सोए हुए देखा था, वह भी कुपोषण का बुरी तरह से शिकार था। तो सभी कुपोषण के शिकार थे, सभी एक संतुलित भोजन नहीं कर पा रहे थे। तो ये भी उम्र इनकी भी ज़्यादा लग रही थी, शरीर का चमड़ा झूलने लगा था। बुढ़ापे में जिससे से शरीर के चमड़ा ढीला हो जाता है। एक तो जो जवान होते हैं, सशक्त होते हैं, कसरती उनका बदन होता है, लेकिन मुंशी चंद्रिका प्रसाद का शरीर जो था वो चमड़ा उनका झूलने लगा था। गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। खोपड़ी के बाल भी सारे उड़ चुके थे और वह बिल्कुल आईने की तरह, यानी शीशे की तरह चमक रही थी। और गंदी धोती पहने हुए थे और उसके ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। धोती गंदी थी, लेकिन ऊपर जो बनियान पहना हुआ था वह थोड़ा साफ था, लेकिन तार तार हो रहा था, मतलब वह फटा हुआ था। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा। कितनी बोलचाल की और ग्रामीण भाषा है कि कटोरे को हाथ में लिया और दाल को थोड़ा सुड़कते हुए, मतलब पीते हैं तो सुड़कने की जो आवाज़ आती है उसके लिए लेखक महोदय कह रहे हैं कि थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा, मतलब बड़ा बेटा रामचंद्र दिखाई नहीं दे रहा। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है, जैसे कुछ काट रहा हो। सिद्धेश्वरी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है, जैसे उसके दिल में कोई, मतलब कुछ चुभन सी महसूस हो रही थी। बड़ा बेटा आया था, खाना खा के गया, फिर मोहन आया और अब मुंशी चंद्रिका प्रसाद है। सबके सवाल एक दूसरे को लेकर के थे और वह भी बात बनाते बनाते शायद थोड़ी थक चुकी होगी या थोड़ी उसको अपने आप से अपराध बोध महसूस हो रहा होगा, इसलिए उसे जैसे कुछ काट रहा था भीतर ही भीतर। पंखे को जरा और ज़ोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है, कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है। बोला, बाबूजी देवता के समान है।
अलग सी मनस्थिति हो रही थी उसकी, लेकिन फिर भी वह पंखे को जोर से घुमाते हुए बोली कि अभी अभी वो खाना खाकर गया है और कह रहा था कि कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। वह यह कहकर उनको भी आश्वस्त करना चाहती थी कि ज़्यादा चिंता न करें, अब हमारे ठीक ठाक या अच्छे दिन आने वाले हैं, उसकी भी थोड़ी दिनों में नौकरी लग जाएगी। और हमेशा वह बाबूजी बाबूजी कह रहता है, बोलता है कि बाबूजी देवता के समान है। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई। आखिर अपने पुत्र के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर के, आदर भाव जान करके उनके चेहरे पर कुछ चमक आई और शर्माते हुए पूछा, है क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है? बड़ा पागल है। तो वे हर बात, सभी उसकी बातों को सच मान रहे थे, सिद्धेश्वरी की बातों को, तो वे भी सच मानकर बोले, शर्माते हुए बोले कि क्या कहता था, बाबूजी देवता के समान है? अरे बड़ा पागल है। मतलब उन्हें अच्छा भी लगा, लेकिन अपनी प्रशंसा से वो संकुचित भी हुए। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था। अब उसकी बातें जब चल रही थी, रंग जमा रही थी, तो अब उसको जैसे नशा चढ़ गया था। मतलब वह और भी कुछ कहने वाली थी, उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी। जैसे किसी को बुखार सा चढ़ रहा हो और बुखार में बड़बड़ाने लगता है, थोड़ा होश आवास खो देता है, वैसे ही उसको भी अब नशा चढ़ गया था। और वह बोली, पागल नहीं है, बड़ा होशियार है, उस जमाने का कोई महात्मा है, मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है, और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। तो अब वह यहाँ पर भी अपने सभी बच्चों की तारीफ मुंशी जी के सामने करने लगी। बोली कि वह पागल नहीं है, बहुत होशियार है, और किसी ज़माने का कोई महात्मा है, इतना शांत और सबके प्रति सोचने वाला वह बच्चा है। मोहन तो उसकी बहुत इज्जत करता है, और कह रहा था कि भैया की भी शहर में बहुत इज्जत है, और पढ़ने लिखने वाले लोगों में उसका बड़ा ही आदर होता है, या बड़े आदर से उसका नाम लिया जाता है। और जो बड़ा बेटा है वह तो छोटे भाइयों पर जान देता है। वह दुनिया में सब कुछ सह सकता है, लेकिन अपने भाई को कुछ हो जाए, प्रमोद को कुछ हो जाए, यह वह नहीं देख सकता। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे। दाल से सना हुआ जो हाथ था उसे वो चाट रहे थे। उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए कुछ हंसकर कहा। सामने की ताक की ओर देखा, वहाँ कुछ रहता होगा या पड़ा रहता होगा, इसलिए उधर देखते हुए बोले, बड़का का दिमाग तो खैर काफ़ी तेज है, वैसे लड़कपन में बड़ा नटखट भी था। रामचंद्र के बारे में कह रहे हैं कि उसका दिमाग तो बहुत तेज है, और जब वह छोटा था तो बड़ा शैतान सा था, हमेशा खेलकूद में लगा रहता था। लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक में उसे याद करने को देता था उसे बर्राक रखता था। वह हमेशा खेल कूद में ही लगा रहता था, लेकिन मुझे याद है कि मैं उसे जो भी पाठ याद करने के लिए देता था, या जो भी कुछ उसे पढ़ाया जाता था और उसे याद करने को देता था सबक, उसे वह बिल्कुल याद रखता था, पक्का याद रखता था। बर्राक मने एकदम सही ढंग से याद रखता था, पक्का याद रखता था। असल तो यह है कि तीनों लड़के काफ़ी होशियार है, लेकिन मैं बोला कि सच तो यह है कि तीनों ही लड़के होशियार है। प्रमोद को कम समझती हो? और क्या तुम प्रमोद को कम समझती हो? वह छोटा है तो क्या हुआ, बड़ा होकर वह भी इन्हीं की तरह है, बहुत ही आगे निकलेगा या होशियार हो जाएगा। यह कहकर वह अचानक जोर से हंस पड़े। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के बारे में बात करके खुश हो रहे थे। बच्चों में ही वे भविष्य देख रहे थे अपना, और तीनों की प्रशंसा करके एक दूसरे से और बातचीत करके वह मन को बहुत ही, उनके मन को सुकून मिल रहा था, और बहुत ही वे खुश हो रहे थे। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक ग्रास से युद्ध कर रहे थे। 1.5 रोटी वे खा चुके थे और एक ग्रास से युद्ध कर रहे थे। मतलब एक ग्रास को बड़ी ही मुश्किल से खा रहे थे, या एक ग्रास को वे बड़ी देख रहे थे, या हाथों से उलट पलट कर रहे थे। मुंह तक ले जाने में उन्हें बड़ी देर लग रही थी, कि इसलिए लेखक ने कहा कि इस ग्रास से युद्ध कर रहे थे। कुछ कठिनाई होने पर एक गिलास पानी चढ़ा गए। शायद उन्हें खाने में किसी तरह की मुश्किल हो रही होगी, तो एक गिलास पानी पी गए। फिर खर खांस कर खाने लगे। फिर उन्हें खांसी सी आई और फिर वे खाने लगे। फिर चुप्पी छा गई, दोनों चुप हो गए। दूर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक आवाज़ सुनाई दे रही थी, और पास के नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडुक लगातार बोल रहा था। आसपास कोई आटे की चक्की होगी तो उसके चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और पास में जो नीम का पेड़ था उस पर बैठा हुआ कोई पंडुक मैंने कोई पक्षी, कबूतर जैसा पक्षी था, जो दिन लगातार आवाज़ कर रहा था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अब जब दोनों के बीच चुप्पी छा गई, बच्चों की बातें हो चुकी, तो अब उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, क्या कहे। वह चाहती थी कि सभी चीज़ें ठीक से पूछ ले। वह चाहती थी कि सभी तरह की कोई भी बात हो वह सब आपस में एक दूसरे से अच्छे से पूछ ले, सभी चीज़ें ठीक से जान ले, और दुनिया की हर चीज़ पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे। वह मुंशी जी से हर तरह की बात कर लेना चाहती थी, कि दुनिया की या कोई भी संबंधित घर परिवार की या समाज की जो भी बातें वो सब उसे पता चल जाए, और सब विषयों पर या सब बातों पर वह पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे। पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी,
उसके दिल में न जाने कैसा भय समाया हुआ था। उसके मन में ये भय होगा कि न जाने कोई ऊंची नीची कोई ऐसी बात न कह बैठूं कि जिससे इनका दिल दुखी हो जाए या ये परेशान हो जाए, इसलिए वे खाना शांति से खा ले, इस बात का वो इंतज़ार कर रही थी। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो। अब वे इस तरह से चुप हो गए थे और इस तरह से चुपचाप दुबक करके खा रहे थे जैसे 2 दिनों से उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा हो और उसका कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हो। उस व्रत को 2 दिन से जैसे चुप, इस तरह से चुप हो गए जैसे बोले ही नहीं हो 2 दिन से, और अब आज शाम को जाकर वे उस व्रत को तोड़ने वाले हों। इस तरह से चुपचाप खाना खा रहे थे। अब सिद्धेश्वरी से जैसे रहा नहीं गया, बोली, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। बच्चों के बारे में बातें हो चुकी, अब क्या बात करें। तो उसने नई बात करी कि ऐसा लगता है जैसे अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियाँ बहुत हो गई हैं। उसने बारिश की बात कही, लेकिन मुंशी जी ने कुछ और जवाब दिया। निर्विकार स्वर में कोई विकार नहीं था, स्वर में कोई किसी तरह की भावना नहीं थी। भावहीन स्वर में बोले, मक्खियाँ बहुत हो गई। गर्मी जो थी तो मक्खियाँ भिनभिना रही होंगी चारों तरफ। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, फूफा जी बीमार है, कोई समाचार नहीं आया। तो उसने अपने परिवार में कोई फूफा जी बीमार थे तो उनके बारे में पूछा कि वे बीमार हैं, क्या उनका आप कोई समाचार नहीं आया। मुंशी जी ने चने के दानों की ओर इस तरह इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों। मुंशी जी ने चने के दानों की ओर, जो चने की तरकारी थी उसकी ओर ऐसे दिलचस्पी से इस तरह से नज़र डाली। दृष्टिपात क्या मतलब, उन पर नज़र डाली, नज़र गिराई जैसे उनसे बातचीत करने वाले, जैसे वो अब चने से ही बात करने वाले। चने को ही वो एकटक देख रहे थे या इतनी रुचि से देख रहे थे, इतने ध्यान से देख रहे थे कि लगा जैसे वे अब उसी से बात करने के मूड में हो। फिर सूचना दी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई, लड़का MA पास है। दोनों की बातें अलग अलग हैं। कोई सवाल पूछ रहा है लेकिन वो कुछ और बात कह रहा है, फिर वो कोई सवाल पूछ रही है, वो कुछ और जवाब दे रहा है। तो बोला कि गंगा शरण बाबू कोई उनके परिचित होंगे कि उसकी लड़की की शादी तय हो गई है और लड़का MA पास है। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। अब सिद्धेश्वरी एकदम से चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में बचे खुचे दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे। खाना उनका खत्म हो गया था, लेकिन थोड़े बहुत टुकड़े हैं, सब्जी के दाने हैं या रोटी के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े जो थाली में रह जाते हैं, उनको वे बंदर की तरह बीन रहे थे। मतलब एक एक को उठा उठा करके वे खा रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम एक रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी है। तो वे जो टुकड़े बचे हुए थे उनको उठा उठा कर खा रहे थे। तो एकदम से सिद्धेश्वरी बोली कि बड़े बेटे की कसम, बड़का की कसम एक रोटी देती हूँ, अभी बहुत सारी पड़ी है। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान और रसोई की ओर कनखी से देखा। तत्पश्चात किसी घुटे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफ़ी भर चुका है। मुंशी जी ने पत्नी की बात सुनी तो जैसे अपराधी के समान देखा। अपराध बोध सा उन्हें महसूस हुआ कि वह भी कितने संकोच से बोल रही है। उन्हें पता है कि इतनी रोटियां होगी ही नहीं, लेकिन वह बोल रही है, तो इसलिए उन्हें अपराध भाव सा महसूस हुआ कि मुझे अभी तक खाने में रुचि देख करके ये रोटी के लिए पूछ रही है। तो उन्होंने अपराधी की तरह तो पत्नी की ओर देखा और रसोई की ओर कनखी से देखा, क्योंकि ध्यान है उन्हें। कनखी मने आँख के कोरे से, पूरी आँख उठा करके नहीं, साइड से। अपनी पलकें, अपन जब किसी चीज़ को पूरी तरह से देखना नहीं चाहते और थोड़ी सी आँखों से तिरछे से नज़र करके देखते हैं तो उसको बोलते कनखी। और उसके बाद किसी घुटे हुए उस्ताद की तरह, जैसे जो मजा हुआ उस्ताद होता है, बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके हैं वो जवाब देने में कि खाने की मनुहार करने पर उन्हें क्या कहना है। तो उस तरह से वे बोले, रोटी रहने दो, पेट काफ़ी भर चुका है। अन्न और नमकीन चीज़ों से तबीयत ऊब भी गई है, कि इस अनाज और नमकीन चीज़ें खाने से तबीयत ऊब गई है, मतलब खाते खाते बोर हो गया हूँ मैं इनसे। तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर, कसम रखने के लिए ले रहा हूँ। अब उसने कसम भी दे दी थी, बड़का की कसम, तो अब कसम की खातिर उन्हें लेनी पड़ी। तो उन्होंने कहा, चलो तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी, अब कसम रखने के लिए मुझे लेनी पड़ेगी रोटी। फिर कहा, गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया कि हंडिया में थोड़ा सा गुड़ है। तब सिद्धेश्वरी ने कहा कि हाँ, हंडिया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पीऊँगा। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा गुड़ घोल करके उसका रस बनाओ ठंडा, उसे मैं पीऊँगा। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा। मतलब अब एक रोटी लेनी है तो वे सब्जी नहीं लेना चाहते और गुड़ के साथ रोटी खाना चाहते हैं, तो गुड़ का पानी बनवा रहे हैं, गुड़ का रस, कि जिससे तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, मेरे मुंह का जायका में स्वाद भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा, क्योंकि गुड़ रोटी को पचाता है। रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया। मतलब ये रोटी खाते खाते अब वे तंग हो गए हैं केवल रोटी खाने से, रोटी सब्जी खाने से, इसलिए वे अपना स्वाद थोड़ा बदलना चाह रहे थे। यह कहकर वे ठाका मारकर हंस पड़े और ठाका मार करके हंस पड़े। बच्चों के बारे में बात करके थोड़ा तो मन खुश हो ही गया था, इस वजह से खुश थे।
मुंशी जी के निबटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली लेकर चौके की ज़मीन पर बैठ गई। मुंशी जी ने जब खाना खा लिया और वे चले गए तो उनके बाद उन्हीं की जूठी थाली लेकर वह चौके की ज़मीन, रसोई की ज़मीन पर, चौका कहते हैं रसोई को, रसोई की ज़मीन पर बैठ गई। बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया पर वह पूरा भरा नहीं। अब जो बची हुई दाल थी उस बटलोई मतलब जो दाल का जो बर्तन था उस दाल को कटोरे में उड़ेल दिया, लेकिन वह कटोरा पूरा भरा नहीं। छिपुली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी। छिपुली भी एक बर्तन होता है जो जिसमें चने की तरकारी रखी हुई थी, तो उसमें जो थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी उसे उसने पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसने पास खींच लिया, उसमें केवल एक रोटी बची थी, और जिसमें रोटियां रख रखी थी जिस थाली में उसे भी उसने पास खींच लिया। महिलाएं सब खाना खा चुकने के बाद बचा खुचा खाना और किचन में ही बैठ करके खा लेती है, बर्तनों को अपने पास में रख देती है और जो भी बचा खुचा होता है वो खा लेती है। तो इसी तरह से उसने सभी तपेलियाँ जिन जिन में वो दाल और तरकारी थी, रोटी पड़ी हुई थी, उन सब बर्तन को अपने पास खींच लिया और देखा उस थाली में उसमें केवल एक रोटी बची थी, मोटी भद्दी और जली। उस रोटी को वह जूठी थाली में रखने जा ही रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। रोटी जो थी रोटी मोटी थी, थोड़ी भद्दी थी और जली हुई थी, तो उस रोटी को वह अपनी थाली में रखने ही जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान बरामदे में सोए, ओसारे मने बरामदे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया, मतलब प्रमोद की ओर चला गया। सबने खाना खा लिया था, इन तीनों ने, दोनों बच्चों ने और पति ने, लेकिन प्रमोद तो सोया हुआ था, तो उसका ध्यान एकदम प्रमोद की तरफ गया। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। उसने लड़के की तरफ देखा, पलक एकटक मने एकटक देखा, फिर उस रोटी को 2 टुकड़ों में बांट दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख लिया। अब जो बची हुई थी एक रोटी, प्रमोद छोटा था तो उसके लिए शायद आधी रोटी पर्याप्त होगी, इसलिए आधी रोटी उसने उसके लिए रखी और आधी रोटी अपनी थाली में। तदुपरांत इसके उपरांत इसके बाद 1 लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला ग्रास मुंह में रखा और तब न मालूम कहाँ से उसकी आंखों से टप टप आंसू चूने लगे। उसने पहला ग्रास मुंह में रखा और उसकी आंखों से टप टप आंसू चूने लगे। अपनी अभावग्रस्त स्थिति से, भूख लगने पर खाना किसको नहीं चाहिए, सबको स्वादिष्ट भोजन चाहिए, और उसे तो रूखा सूखा मिल रहा था, वह भी आधा पेट भी नहीं। कितने दुख की बात है। खाना जब पाठ का प्रारंभ हुआ था तब भी वो खाली पेट थी, उसने गट गट पानी पिया तो उसके कलेजे को लगा, और अब भी केवल आधी रोटी ही उसके नसीब में लिखी थी, और इसी विवशता से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे कि वह पूरे परिवार को भी खाना उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, न खुद को भी खाने को मिल रहा है। सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था, सारे घर में मक्खियाँ भिन भिना रही थी। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे। घर की जो गरीबी है वह प्रदर्शित हो रही है, दिखाई दे रही है कि आंगन में जो अलगनी थी, एक तार बंधी हुई थी, उस पर एक गंदी साड़ी टंगी हुई थी, उसी की थी सिद्धेश्वरी की, जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। दोनों बड़े लड़के मतलब मोहन और रामचंद्र खाना खा के जा चुके थे और ये नहीं पता था कि वे कहाँ गए थे। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंतता के साथ सो रहे थे, और बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह पड़े निश्चिंत मतलब बिना किसी चिंता के सो रहे थे। जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी न हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना न हो। सिद्धेश्वरी ने देखा वे इतने निश्चिंतता से सो रहे थे जैसे 1.5 महीने पहले जहाँ वे सर्विस करते थे, जहाँ वे नौकरी करते थे क्लर्क की, मकान किराया नियंत्रण विभाग, वहाँ से उनकी छंटनी न हुई हो। मतलब उनकी छंटनी 1.5 महीने पहले ही हो चुकी थी और वे रोज़ नौकरी की तलाश में जाते थे, भटकते थे, लेकिन अभी ऐसी बिना चिंता के सो रहे थे जैसे उनकी छंटनी न हुई हो और न उन्हें शाम को नौकरी के लिए जाना हो। सिद्धेश्वरी सबके दिल को तसल्ली दे रही थी, लेकिन वे अकेली सारे गम, सारे दुख और गरीबी की तकलीफ को अकेली ही झेल रही थी। रामचंद्र से भाई की प्रशंसा, उस भाई से उस भाई की प्रशंसा, पति के सामने बच्चों की प्रशंसा, बच्चों के सामने पति की प्रशंसा, ये सब वह कर रही थी। और किस लिए? ताकि घर के सभी सदस्य शांत, निश्चिंत और सुखी रह सकें। एक सद्गृहिणी का धर्म वह निभा रही थी। ठीक है, पाठ आपको समझ में आ गया होगा। सभी प्रश्नों के उत्तर आप आराम से जान जाएंगे अगर पाठ आपको समझ में आ गया है तो, और पाठ आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा।
सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला? रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ इसलिए बोला ताकि अगर वह सच बोलेगी कि उसे भी नहीं पता है कि मोहन कहाँ गया है, तो रामचंद्र को भी दुख होगा और वह अपने हर बच्चे को एक दूसरे के दुख से बचाना चाहती थी। कहानी के सबसे जीवंत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। कहानी का सबसे जीवंत पात्र कौन है? सिद्धेश्वरी, और उसके चरित्र की दृढ़ता का ये सभी उदाहरण आप दीजिए पाठ में। पूरा पाठ उसी की बातचीत से और उसी के चरित्र चित्रण से भरा हुआ है। तो वह जिन जिन बच्चों से, अपने बच्चों से जो भी बातचीत कर रही थी, कितनी दृढ़ता से, कितनी आशा से सबकी प्रशंसा कर रही थी, सबको, किसी को भी किसी तरह का दुख न हो, इस तरह से उन सबके बारे में जवाब सवाल कर रही थी या बातचीत कर रही थी। तो यही उसके चरित्र की दृढ़ता थी कि उसने कहीं बीच में कोई झोल नहीं आने दिया, कहीं कमज़ोर नहीं पड़ी। वस्तु स्थिति से वह अवगत थी, सबकी वस्तु स्थिति से, वास्तविकता से वह वाकिफ़ थी, परिचित थी कि पति की नौकरी छूटी हुई है, बेटे की भी अभी नौकरी नहीं लगी है और उस बेटे की को पढ़ाई करनी है। छोटा बच्चा, बहुत छोटा है, वह सब कुछ भी नहीं समझता है, इसलिए वह जिद भी करता है, लेकिन फिर भी उसने कितनी हिम्मत रख करके, कितना साहस रख करके सबको वह संभाले हुए थी। कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे गरीबी की विवशता झांक रही हो। इस पाठ में जहाँ जहाँ पर भी घर का चित्रण आया है, बच्चों की दशा का चित्रण आया है, उनकी वेशभूषा का, कपड़ों का, सबका, वहाँ वहाँ उनकी गरीबी झांकती हुई या गरीबी की विवशता दिखाई दे रही थी। सिद्धेश्वरी का एक से दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अनथक प्रयास था। इस संबंध में आप अपने विचार लिखिए। पूरे पाठ में यही बात है कि वह एक सदस्य से दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोल रही थी और वह परिवार को जोड़ने का ही प्रयास था। क्योंकि परिवार की जो हालत थी, अगर वह रोना धोना रोती रहे, एक दूसरे की शिकायत करती रहे, तो सभी दुखी हो जाएंगे। जो है जो ही रहेगी चीज़ें, न तो चीज़ें कोई बदलने वाली है, लेकिन इसी में धीरज धर के रहा जाए तो शायद चीज़ें बदल भी जाएं। इसलिए वह जो भी करी थी, वह परिवार को जोड़ने का अनथक प्रयास था। वह थक नहीं रही थी इस प्रयास को करते हुए। अमरकांत आम बोलचाल की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर कर आ जाती है। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। सही बात है, पूरे पाठ में कितनी बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है, एकदम साधारण और सहज, उनके परिवेश की भाषा, उनके घर परिवार की भाषा, ग्रामीण परिवेश की भाषा, जिससे कहानी की संवेदना, मतलब कहानी की जो मार्मिक अवस्था है, कहानी में पात्रों की जो अवस्था है, वह सब हमारे समक्ष उभर कर आ गई है। उनका व्यवहार, उनकी बातचीत, उनके खाने पीने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, हर बात को वहाँ की बोलचाल की भाषा में अभिव्यक्त किया गया है। पूरे पाठ की बोली सीधी, सहज, सरल और बोलचाल की भाषा है। रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी न लेने के लिए बहाने करते हैं, उसमें कैसी विवशता है, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि सभी को पता है कि हमारे घर की क्या हालत है। कोई काम नहीं कर पा रहा था उस वक्त, किसी की नौकरी नहीं थी, कोई पैसा घर में नहीं आ रहा था, तो जो था उसी से काम चलाना था। इसीलिए सब रोटी खाते समय, भले ही सिद्धेश्वरी रोटी लेने के लिए आग्रह करती, लेकिन वे सब न लेने के लिए बहाने करते हैं। ये उनकी व्यवस्था है और इस व्यवस्था को वे जानते हैं, लेकिन फिर भी इस व्यवस्था को सभी ने बहुत ही शांति से सहन किया है। ठीक है, सिद्धेश्वरी की जगह आप होते तो क्या करते? सिद्धेश्वरी की जगह दो रूप हो सकते थे महिलाओं के, किसी भी महिला के। या तो सिद्धेश्वरी की तरह वह बड़ी ही शांति से अपने घर को संभालती, घर की परिस्थितियों को संभालती, घर के सभी सदस्यों को संभालती और घर की शांति को बनाए रखती। और अगर इसकी जगह कोई कर्कशा या विवेकहीन महिला होती तो शायद वह एक से दूसरे की शिकायत, दूसरे से तीसरे की शिकायत, और पति के सामने भी रोना धोना मचाती या खाना पीना भी उन सब का हराम कर देती। लेकिन उससे भी कुछ होने वाला नहीं था। जबकि ऐसा होता है कि घरों में सब कुछ भरपूर होता है, उसके बाद भी न जाने कैसी कैसी समस्याएं महिलाएं खाना खाते समय परोसती अपने पति और पुत्रों के साथ। लेकिन ये ग्रामीण महिला, और जो शायद पढ़ी लिखी भी नहीं होगी, लेकिन कितनी समझदार थी, कितनी विवेकवान थी, कितनी बुद्धिमती थी कि उसने ऐसी कोई बात खाना खाते समय नहीं कही। तो ये बात हम सब महिलाओं के लिए, सभी को सीखने के लायक है कि किस तरह से घर के सदस्यों के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमारे घर की जो भी हालत हो, जो भी हालात हों, उनका हमें किस तरह से शांति से सामना करना चाहिए। क्योंकि परेशान होने से, रोने धोने से, हाय तौबा मचाने से समस्याओं का समाधान नहीं होता है, बल्कि शांतिपूर्वक, धीरजपूर्वक उनका समाधान खोजना पड़ता है और एक दूसरे की हौसला अफजाई करनी पड़ती है, ताकि वे सभी समस्या का समाधान
खोज सके। ठीक है, रसोई संभालना बहुत जिम्मेदारी का काम है, सिद्ध कीजिए। बिल्कुल, ये पूरी जो कहानी है, पूरा जो पाठ है दोपहर का भोजन, इसमें यही तो है। रसोई तो संभाल रही है वह, कि रसोई में जितना वो खाना बना रही है उस खाने से, या जितना खाना उस घर में बन रहा है उस खाने से वे सबको संतुष्ट कर सके, सबका पेट भर सके। और सभी जानते थे, क्योंकि घर की महिला इतनी समझदार थी, इसलिए सभी पुरुष सदस्य भी उसी समझदारी का निर्वाह कर रहे थे। उन्हें पता था घर में भोजन कितना है, इसलिए सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा भोजन आ जाए, इसी तरह से वे खाना खा रहे थे। तो रसोई संभालना वाकई बहुत जिम्मेदारी का काम है, कि जो भी घर में राशन पानी है उससे भोजन बनाना है और उस भोजन से सबको तृप्त भी करना है। ठीक है, आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भारी कैसे हैं? अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही बात है, सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भारी है। क्योंकि अगर हम सोचें कि सच बोलना चाहिए, लेकिन गृहिणी कई जगहों पर विवश होती है सच बोलने के लिए, क्योंकि उसे अपने घर परिवार की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। एक महिला ही है जो धैर्य रख सकती है, समझदारी और विवेक से काम ले सकती है। पुरुष कमा कर लाते हैं, लेकिन उस कमाई को किस तरह से संचालित करना है और उस कमाई से किस तरह से घर को संचालित करना है, यह उस महिला की बुद्धिमत्ता पर, घर की महिलाओं की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। तो सिद्धेश्वरी सभी से जो झूठ बोलती है वे सचमुच 100 सत्यों से भारी है, क्योंकि उसके झूठ सबको आश्वस्त करते हैं, सबको ढाढ़स बंधाते हैं, सबके मन को शांत करते हैं और सबके हौसले को भी बढ़ाए रखते हैं। इसीलिए तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद जानते थे सब कुछ हालात, लेकिन वे बड़े प्रसन्न हो रहे थे और निश्चिंततापूर्वक सो रहे थे। ठीक है, आशय स्पष्ट कीजिए। ये जो पंक्तियाँ हैं उनका आशय, अर्थ, भावार्थ, व्याख्या आप इस पाठ में सुन चुके हैं, तो उसके अनुसार आप लिखें। ठीक है, तो थोड़ा हमने प्रश्नों पर भी चर्चा कर ली, तो आपको पाठ और अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरा वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जो भी पाठ मैं पढ़ाऊँगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।